आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के तमाम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, स्टेट एंड एक्सप्लेन डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमसे कहा है कि हमें स्टेटमेंट बताना है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का और साथ में इसे एक्सप्लेन भी करना है। आगे कहा है गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टन्स लॉ और साथ में हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बतानी है डेल्टन्स लॉ की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की यहाँ पर हेडिंग लिखी और थोड़ा सा इसका इंट्रो लिख दिया कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, डेल्टन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रेशर एंड इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कि डेल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक रिलेशनशिप दी थी टोटल प्रेशर के बारे में और साथ में इंडिविजुअल प्रेशर के बारे में, जो कि मौजूद होते हैं एक क्लोज कंटेनर में। सही है, और इसको हमने कहा है मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखा है, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। कि अगर हम बात करें टोटल प्रेशर की एक ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेस की जिसके अंदर तमाम की तमाम नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मतलब क्या है, जो कि आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हो। तो द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू, यानी जितनी भी गैसेस मौजूद हैं एक कंटेनर में जो कि नॉन रिएक्टिंग है, अगर हम उसको ऐड करें उसके प्रेशर को, तो वो बराबर होगा किसके, इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो उसका जो टोटल प्रेशर है, यानी उस नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा अगर हम अलग से इंडिविजुअल प्रेशर काउंट करें हर नॉन रिएक्टिंग गैस का। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, व्हेन सेम कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा, सपोज इन अ सिस्टम 3 गैसेस ए बी एंड सी आर प्रेजेंट। कि एक हमारे पास सिस्टम है, एक क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर 3 गैसेस मौजूद हैं, ए बी और सी। आप कह लो ए आपकी है नाइट्रोजन गैस, बी आपकी ऑक्सीजन गैस है और सी आपकी क्लोरीन गैस है। और तीनों की तीनों क्या कंसिडर की है हमने, नॉन रिएक्टिंग कंसिडर की है, यानी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। तो जो पार्शियल प्रेशर प्रोड्यूस होगा इन गैसेस से, तो P1 हमारा यहाँ पर शो करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, P2 हमारा शो करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी और P3 हमारा शो करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। तो स्टूडेंट डेल्टन्स लॉ के मुताबिक जो हमारा फार्मूला बनेगा हम कैसे लिख सकते हैं, Pt हमारा बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यही तो कहा था डेल्टन्स ने कि जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो कि एक क्लोज कंटेनर में मौजूद हो, वो हमेशा बराबर होता है किसके, अगर हम इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करें तमाम गैसेस के। तो यहाँ पर फार्मूला बन गया Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। इसमें टोटल प्रेशर गैसेस का बराबर है इंडिविजुअल अगर हम प्रेशर ऐड करें किसका, गैसेस का। सही है, वियर Pt इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर Pt हमारा क्या शो कर रहा है, टोटल प्रेशर सिस्टम का शो कर रहा है। सही है। अब स्टूडेंट्स हमसे कहा था कि एप्लीकेशन भी बताएं, तो एप्लीकेशन ऑफ डेल्टन्स लॉ की मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी। अब मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस विच इज कलेक्टेड आवर वाटर। कि अगर हम बात करें डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, तो ये लॉ हमारा यूज होता है प्रेशर मालूम करने के लिए किसका, ड्राई गैस का, जो कि कलेक्ट की जाती है वाटर से। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करके डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। So the pressure exerted by the gas would be the pressure of pure gas and the pressure of water vapor। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ड्राई गैस का जो प्रेशर हमें मिलेगा वो किसकी मदद से मिलेगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस और प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स की मदद से हमें मिलेगा। क्या मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है पी मॉइस्ट। पी मॉइस्ट का मतलब है जब एक गैस को कलेक्ट किया जाता है वाटर की सरफेस से, तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं और साथ में प्रेशर ऑफ ड्राई गैस भी होता है, जिसको हम टोटल कहते हैं प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। क्योंकि हमें प्रेशर ऑफ ड्राई गैस मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस में से। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का फार्मूला बन जाएगा पी मॉइस्ट माइनस पी वाटर वेपर। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से हम प्रेशर मालूम कर सकते हैं ड्राई गैस का। अब मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर फ्लास्क है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और येलो कलर की गैस निकल रही है और येलो कलर की गैस पाइप में से होती हुई जाती है पानी में। और इस टाइम जो प्रेशर होगा पानी के अंदर उसे हम कहेंगे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, या आप कह सकते हो टोटल प्रेशर, जिसके अंदर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स भी इंक्लूड है और प्रेशर ऑफ गैस भी इंक्लूड है, जिसको मैंने यहाँ पर येलो कलर की गैस से शो किया है।
और फाइनली आप देख सकते हो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो कलर की गैस कलेक्ट हो रही है और इस टाइम जो प्रेशर लग रहा है वॉल्स ऑफ कंटेनर पर यानी टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर वो होगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन ऑल्सो डिड्यूस द वैल्यू ऑफ आर इन एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन एंड जूल पर मोल पर केल्विन। हमसे कहा है कि जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला हमें ड्राइव करना है और साथ में हमें आर की वैल्यू भी मालूम करनी है एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, यानी जब आर का यूनिट क्या हो एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन हो, और दूसरा हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब आर का यूनिट हो जूल पर मोल पर केल्विन। कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग दी जनरल गैस इक्वेशन की। जनरल गैस इक्वेशन क्या है? द सिंपल रिलेशन अमंग प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। कि जनरल गैस इक्वेशन बेसिकली क्या है? एक सिंपल रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस के दरमियान। जैसा कि क्या होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला है। पी हमारा शो कर रहा है प्रेशर को, वी हमारा शो कर रहा है वॉल्यूम को, एन हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, आर हमारा कांस्टेंट है और टी हमारा शो कर रहा है टेम्परेचर को। तो हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो जनरल गैस इक्वेशंस कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। हमें बताया गया है यहाँ पर इस सेंटेंस में कि जनरल गैस इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, तो इसको हम ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो फिर मैंने सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसा कि आपको पता है बॉयल्स लॉ में क्या बताता था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर मैंने बॉयल्स लॉ की क्या लिखी है? रिलेशन लिखी है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसको मैंने कह दिया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, और हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ के अंदर के वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो ये मैंने रिलेशन लिखी है चार्ल्स लॉ की और इसे मैंने कह दिया हमारी ये इक्वेशन 2 है। और थर्ड हमारा है अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने एवोगैड्रोस लॉ के अंदर पढ़ा था कि वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 3। सही है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को कंबाइन करेंगे। क्या मतलब? अगर मैं आपसे पूछूं v यहाँ पर क्या है? कॉमन है। ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन भी क्या है? कॉमन है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में आपका n और t आ रहा है। n और t को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? nt आ जाएगा। और इन तीनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? p आ रहा है। तो जब हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया तो सबसे पहले v मेरा यहाँ पर कॉमन है तो v को मैंने एक बार लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगाई, न्यूमरेटर में यहाँ पर nt आ रहा है तो मैंने nt लिख दिया और डिवाइड बाय मैंने p कर दिया, p क्योंकि डिनोमिनेटर में था। सही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर अगर आप गौर करो p आपका यहाँ पर डिवाइड कर रहा है nt से। सही है। अगर मैं इसको लेके जाऊं v के साथ तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो pv हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा nt के। और आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हमारे पास इक्वल की साइन आती है और कांस्टेंट आता है। तो जब मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाया तो हमारे पास इक्वल की साइन आई और कांस्टेंट हमारे पास आ गया r। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई जनरल गैस इक्वेशन, जो कि है पीवी इज इक्वल टू nRT। सही है स्टूडेंट्स। और r यहाँ पर क्या है? हमारा कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। और इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट भी करना है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि अगर हमारे पास दो गैसेस हों और इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के लिहाज से ये जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? P1V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाय T2। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ये स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि हमसे कहा था कि सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन क्या करें? प्रूव करें। तो आप ये फार्मूला लिखना और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है वो बता देना, तो यहाँ पर आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? हम मालूम कर लेते हैं आर की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं जब हमारा प्रेशर किस में होगा? एटीएम में होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर पी की वैल्यू ली है 1 एटीएम, यानी प्रेशर मेरे पास 1 एटीएम है और वॉल्यूम एसटीपी पर क्या होता है? 22.4 डीएम क्यूब, और नंबर ऑफ मोल्स को मैंने कंसिडर किया है 1 मोल, और टेम्परेचर मेरा एसटीपी पर होता है 273 केल्विन। और स्टूडेंट्स ये आर वाला फार्मूला कहाँ से आया? आर बराबर होता है पीवी डिवाइड बाय एनटी के। ये फार्मूला आया है जनरल गैस इक्वेशन से। अगर आप यहाँ पर देखो,
अगर मैं कहूँ यहाँ से आर की वैल्यू निकालो तो एन टी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो यही आर का फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है कि आर हमारा बराबर है किसके, पी वी डिवाइड बाई एन टी के। अब हम क्या करते हैं, पी की, वी की, एन की और टी की वैल्यूज पुट करते हैं। तो पी की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ली है 1, तो पी की जगह मैंने रखा 1। वी की वैल्यू मैंने ली है 22.4, तो वी की जगह मैंने रख दिया 22.4। डिवाइड की साइन लगाई, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, और टी की वैल्यू क्या है 273। 22.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 273 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा मैंने यहाँ पर 22.4 को डिवाइड किया किससे, 273 से, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन। सही है, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई जब हमारे पास प्रेशर किस में था, ATM में था। अब हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जब हमारे पास प्रेशर किस में होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। अब स्टूडेंट्स हम आर की वैल्यू मालूम कर लेते हैं जब हमारा प्रेशर किस में होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने प्रेशर की वैल्यू ली है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की वैल्यू मैंने ली है 0.0224 क्यूबिक मीटर, और एन की वैल्यू मैंने ली है 1 मोल, और टेम्परेचर की वैल्यू ली है 273 केल्विन। सही है स्टूडेंट, फिर से आर का फार्मूला हमने यूज किया पी वी डिवाइड बाई एन टी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, पी की जगह मैंने पुट किया 101,300 मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू मैंने क्या ली है क्यूबिक मीटर में 0.0224, डिवाइड की साइन लगाएंगे, एन की वैल्यू क्या है 1 और टी की वैल्यू क्या है 273। सही है, अब सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड कर दिया 273 से, तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। और स्टूडेंट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था जोल पर मोल पर केल्विन, तो आपको पता होगा 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है किसके, जोल के, तो आप न्यूटन मीटर की जगह जोल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ एन आइडियल गैस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रियल गैस, कि किस तरीके से हम आइडियल गैस को डिफरेंशिएट करा सकते हैं रियल गैस से। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और क्या सबब होते हैं कि रियल गैस आपकी डेविएट करती है यानी चेंज हो जाती है आइडियल गैस के मुकाबले में। एक्सप्लेन दिस डेविएशन, इस चेंज को हमें एक्सप्लेन करना है लो टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आइडियल गैस के बारे में। अ गैस विच ओबेज गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस, कि ऐसी गैस जो कि ओबे करती है गैस लॉज को, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जितने भी गैस के लॉज हैं, तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कम हो ज़्यादा हो, तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर ऐसी गैस जो कि तमाम गैस लॉज को ओबे करती है उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। सही है, इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स डोंट अट्रैक्ट ईच अदर, तो आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम कह सकते हैं कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होती। एंड दीज गैसेज ऑल्सो डोंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, और इन गैस का कोई वॉल्यूम भी नहीं होता यानी स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती। इन एक्चुअल नो गैस इज आइडियल गैस, और अगर हम रियलिटी की बात करें तो कोई भी गैस हमारी आइडियल नहीं होती। रियल गैस में स्टूडेंट्स मैंने लिखा है अ गैस विच ओबेज गैस लॉज एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज कॉल्ड रियल गैस। रियल गैस ऐसी गैस होती है जो कि गैस लॉस को ओबे करती है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं रियल गैस। इन रियल गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, एंड दीज गैसेज ऑल्सो ऑक्यूपाई एनी स्पेस, और इन गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है। इन एक्चुअल एवरी गैस इज रियल गैस, और रियलिटी के अंदर हर गैस हमारी क्या होती है, रियल गैस होती है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय द डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, के डिफ्यूजन और इफ्यूजन का क्या मतलब है ये हमें बताना है। और साथ में हमसे कहा है एक्सप्लेन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, हमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी एक्सप्लेन करना है। सही है स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने डिफ्यूजन की हेडिंग लिखी, द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी जब गैस के मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट हो जाए किसके जरिए, स्पेस के जरिए, एयर के जरिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ जब हम रूम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे की जो खुशबू होती है वो पूरे इन्वायरमेंट के अंदर किसकी वजह से फैल जाती है, डिफ्यूजन की वजह से फैल जाती है। तो गैसेज हैव हाई एबिलिटी टू डिफ्यूज सच एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम फ्रेग्रेंस फील इन होल रूम, तो गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया जब हम रूम स्प्रे करते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ केएमटी कि भाई डिफ्यूजन के अंदर ऐसा क्या होता है केएमटी के लिहाज से, gas molecules are widely separated from each other so they don't have collision therefore they can easily diffuse,
क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। ये रीजन है केमिस्ट्री के लिहाज से डिफ्यूजन का। सही है। सेकंड है हमारे पास इफ्यूजन, द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू स्मॉल होल इज कॉल्ड इफ्यूजन। कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स फैलते हैं किसी होल में से निकल कर तो उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। जैसे स्टूडेंट्स मैं कहूँ गैस का पाइप होता है और वो कहीं से लीक कर रहा है, तो क्या होता है गैस बहुत तेजी के साथ उस होल में से निकल रही होती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन इज लेस देन डिफ्यूजन। और इफ्यूजन की अगर हम बात करें यानी इफ्यूजन को कंपेयर कराएं डिफ्यूजन से, तो इफ्यूजन का प्रोसेस कम होता है डिफ्यूजन के मुकाबले में। सच एज द रशेज ऑफ एयर इन पंचर टायर, जैसा कि एक टायर पंचर हो जाता है उसमें जब हवा निकलती है तो कौन सा प्रोसेस होता है, इफ्यूजन होता है। अच्छा, इफ्यूजन में क्या होता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वो हम देख लेते हैं। इन इफ्यूजन द स्पेस फॉर स्प्रेडिंग मॉलिक्यूल्स इज लेस। इफ्यूजन के अंदर क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर होते हैं, लेकिन क्योंकि होल से पास आउट हो रहे होते हैं, तो होल से जब वो पास आउट हो रहे होते हैं तो उनको स्पेस कम मिलती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या होता है, कोलिजन हो जाता है, वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के मुकाबले में वो कम होता है। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। इन 1881 ग्राम एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड देयर डेंसिटीज विच इज नोन एज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक साइंटिस्ट था ग्राम, जिसने क्या किया था, जिसने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की थी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के दरमियान और डेंसिटीज के दरमियान। उस रिलेशन को हम कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। स्टेटमेंट इसका है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मास अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होते हैं ग्राम्स ने कहा था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, या आप कह सकते हो मास के। इसी को हम कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको हम समझ लेते हैं किससे, एक्सप्लेनेशन से। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स ग्राम्स लॉ ने क्या कहा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो यहाँ पर मैंने लिखा आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी 1 स्क्वायर रूट ऑफ डी। डी मेरा यहाँ पर शो कर रहा है डेंसिटी को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास दो गैसेस मौजूद हैं, फर्स्ट गैस की जो डेंसिटी है वो D1 है, तो मैंने कहा D1 बराबर है डेंसिटी ऑफ गैस 1, और सेकंड गैस की जो डेंसिटी है वो D2 है, लिहाजा मैंने कहा डेंसिटी ऑफ गैस 2 हमारा रिप्रेजेंट कराया मैंने D2 से। R1 मेरा शो कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 और R2 मेरा शो कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इस रिलेशन को मैंने गैस 1 के लिए कैसे लिखेंगे, R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D1। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो इक्वल की साइन आएगी और क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जो कि k है, यानी R1 बराबर हो जाएगा किसके, k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D1 के। इसी तरीके से अगर हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लिखें सेकंड गैस के लिए तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ D2। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो इक्वल की साइन आएगी और k आएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा किसके, k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप ऐसे कह लो कि ये हमारे पास R1 वाली इक्वेशन 1 है और R2 वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई है 2 है। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वो देख लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, तो R1 डिवाइड बाय R2 बराबर हो जाएगा, R1 किसके बराबर था, k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D1 के, डिवाइड की साइन लगाई, और R2 किसके बराबर था, k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर k क्योंकि दोनों सेम है तो k और k आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे वाले में जो डिनोमिनेटर में D2 है स्क्वायर रूट के अंदर वो चले जाएगा न्यूमरेटर में, और D1 आ जाएगा कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा R1 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 डिवाइड बाय D1। आगे मैंने लिखा है सिमिलरली वी नो डेट द डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास m। क्योंकि डेंसिटी और मास तकरीबन एक ही बात होती है, लिहाजा हम d की जगह डायरेक्ट क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास को हम m से रिप्रेजेंट कराते हैं तो d की जगह हम लिख देंगे कैपिटल M। तो जहां पर D2 लिखा था मैंने लिख दिया M2 और जहां पर D1 लिखा था मैंने लिख दिया M1। तो हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला आ गया R1 डिवाइड बाय R2 बराबर किसके हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1। अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम कह सकते हैं लाइटर गैस विल डिफ्यूज फास्टर देन द हेवियर गैस। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। के ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक जो लाइटर गैस होती है वो बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज होती है एज कम्पेयर टू द हेवियर गैस। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन मौजूद होती है H2 की फॉर्म में तो मॉलिक्यूलर मास होगा क्या, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन होती है हमारी O2 की फॉर्म में तो हो जाएगा 32। तो स्टूडेंट जो बड़ी वाली वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास की उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में, तो हमारे पास फार्मूला ये है। तो
यहाँ पर मैं कंपेयर करा रहा हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को। तो R1 की जगह मैंने लिख दिया RO2 और R2 की जगह लिख दिया RH2। सही है स्टूडेंट्स। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर M2 की वैल्यू मैंने ली 32, बड़ी वाली वैल्यू आपको लेनी है M2 की और छोटी वाली वैल्यू लेनी है आपको M1 की, और M1 की वैल्यू मैंने ली 2। तो 2 के डेल में 32 किससे आता है, 16 से आता है, और जब आप 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब हाइड्रोजन हमारी लाइटर गैस है, यानी 4 टाइम्स क्या है, बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज होगी एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 4 के क्लास 11 केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।